हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में, यानी कि बहुकला विद्युत प्रणाली के बारे में। आज की जो है एमसीक्यू की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने एसी थ्योरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और जो ये चैप्टर है ना पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम वाला, ये भी कुछ ना कुछ एसी थ्योरी से मिलता जुलता ही है। बस ये उसमें जब हम एसी थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हम सिंगल फेज के बारे में पढ़ते हैं, और पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम थ्री फेज के बारे में पढ़ते हैं। बस यही अंतर है। और ये क्लास जो है स्पेशल हरियाणा एएलएमएस से 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए है। लेकिन अगर आप किसी भी सेंटर के भी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार्क, एएलपी टेक्नीशियन हो, टेक्निकल हेल्पर हो, या पीजीसीएल, डीएमआरसी, उन सभी के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम जो है एमसीक्यू क्लास करने वाले हैं, क्योंकि हमने थ्योरी क्लास सभी चैप्टरों की कंप्लीट कर ली है। और अब हम जो है हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्लास कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इसी सिलसिले में हमने पीछे एसी थ्योरी किया था, एसी थ्योरी की हमने 5 क्लास कंप्लीट करी थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर बहुकला विद्युत प्रणाली, जिसमें हम थ्री फेज की एसी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज डैश कहलाता है। यानी कि कोई एक फेज है और एक न्यूट्रल है, उनके बीच के वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? तो बात आपको ध्यान रखनी है, उसको कहते हैं फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? किन्हीं दो फेजों के बीच की वोल्टेज को। देखिए मान लेते हैं ये एक स्टार कनेक्शन है, इसमें ये मान लेते हैं आर फेस हो गया, ये वाई फेस हो गया, और ये बी फेस हो गया। अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है यहाँ पर, यहाँ पर। ये हो गया न्यूट्रल। अब इसने बोला है किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में, यानी कि आर फेस और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? फेज वोल्टेज कहते हैं। और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? ये आर फेस और वाई फेस, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि इन दो फेजों की बात करेगा तो आपको लाइन वोल्टेज समझना है, और फेज और न्यूट्रल के बीच की बात करेगा तो आपको फेज वोल्टेज समझना है। एनई कोड के अनुसार, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो रूल है, कोड है, उसके अनुसार न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? काला। न्यूट्रल का रंग होता है काला। आर फेस लाल होता है, वाई येलो हो गया, बी ब्लू होगा। हरा किसका होता है? अर्थिंग का। अर्थ का कैसा होता है? हरा तार होता है। और जो सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज में 3 तारे होते हैं, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। रेड जो फेज की होती है, ब्लैक न्यूट्रल होती है, और ग्रीन अर्थिंग की होती है। लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है? अभी आपको बताया था किसी दो फेजों के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कुछ भी नहीं होता। किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किन्हीं भी दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। 3 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज नहीं होता। फेज और न्यूट्रल के बीच में हम फेज वोल्टेज बोलते हैं इसे। अगला सवाल है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये स्टार में, केवल स्टार कनेक्शन से प्राप्त किया जा सकता है न्यूट्रल पॉइंट। क्योंकि देखो भाई, जो डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा इस तरीके का कनेक्शन होता है, ये आर फेस, ये ब्लू फेस, और ये येलो फेस, इस तरीके का होता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी जगह नहीं होती हम न्यूट्रल पॉइंट निकाल सके। इसलिए जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन नहीं हो गया, इसका जो बीच में जहाँ पर तीनों फेस आकर मिलते हैं ना, इस पॉइंट से हम न्यूट्रल पॉइंट को निकालते हैं। इसको हम कहते हैं स्टार कनेक्शन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, डेल्टा कनेक्शन के लिए 3 फेज वाले सिस्टम में लाइन धारा आईएल और फेज धारा आईपीएच में के बीच कैसा फेजर संबंध होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बात किसकी कर रहा है? ये कर रहा है डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहा है। तो डेल्टा कनेक्शन में जो फेज धारा होती है वो लाइन धारा से 30 डिग्री आगे रहती है। कितनी डिग्री? 30 डिग्री आगे रहती है। कौन सी? फेज धारा। फेज धारा लाइन धारा से 30 डिग्री आगे रहती है। अब ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? आई एल आई पी एस से 30 डिग्री आगे रहती है। नहीं भाई, लाइन धारा जो है वो फेज धारा से आगे नहीं रहती, फेज धारा लाइन धारा से आगे रहती है। आई एल आई पी एच से 30 डिग्री पस्ट होती है। देखो भाई, हम इन दोनों बातों को इन दोनों तरीकों से बोल सकते हैं इस एक बात को। या तो हम बोले कि लाइन धारा फेज धारा से 30 डिग्री पीछे रहती है, या फिर हम बोले फेज धारा लाइन धारा से 30 डिग्री आगे रहती है। एक ही बात होती है दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है IL IPS के साथ फेज में नहीं होती है, IL IPS से 90 डिग्री आगे नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें ना एक दो चीज़ और है, आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, अभी तो हमने बात करी है डेल्टा की, किसकी, डेल्टा की। डेल्टा में इसने बोला है जो IL है, IL है वो IPH से 30 डिग्री पीछे रहती है, 30 डिग्री पीछे रहती है। लाइन धारा फेज धारा से 30 डिग्री पीछे रहती है। अब एक चीज़ और है इसमें कि जो फेज धारा है, जो फेज धारा है वो फेज वोल्टेज से 30 + 5 डिग्री आगे रहती है। अब इसने किसकी बात करी है, अब इसने बात करी है जो फेज धारा है ना वो फेज वोल्टेज से 30 + 5 डिग्री आगे रहती है। किस, उस कंडीशन में, डेल्टा की कंडीशन में, डेल्टा की कंडीशन में। और बात करें स्टार की, तो स्टार में क्या होता है भाई, स्टार में देखो जो लाइन वोल्टेज है, क्योंकि डेल्टा उसमें तो ये बात होगी, डेल्टा में तो हमने करंट की बात करी है। अब बात करेंगे स्टार की। स्टार में जो लाइन वोल्टेज है ना, जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे रहती है, 30 डिग्री आगे रहती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब स्टार में क्या हुआ, स्टार में लाइन वोल्टेज आगे हो गई, स्टार में लाइन वोल्टेज आगे हो गई फेज वोल्टेज से, और जो लाइन वोल्टेज है वो फेज करंट इसे लाइन करंट से 30 + 5 डिग्री आगे रहती है। इन चार बातों का आपको ध्यान रखना भाई। देखो पहली बात क्या है कि जो लाइन करंट है वो फेज करंट से 30 डिग्री पीछे रहता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जो फेज करंट है वो लाइन करंट से 30 डिग्री आगे रहता है। और दूसरी बात क्या है, जो लाइन करंट है ना, जो फेज करंट है वो फेज वोल्टेज से 30 + 5 डिग्री आगे रहती है। ये लोड पर डिपेंड करता है कितना लोड है। अगला है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में भी आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे रहती है, और जो लाइन वोल्टेज है वो लाइन करंट से 30 + 5 डिग्री आगे रहती है। ये स्टार और डेल्टा में आपको दो डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इसने कौन से की बात करी है, दो फेज वाले की। दो फेज में आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री का अंतर होता है, थ्री फेज में होता है 120 डिग्री का, थ्री फेज में 120 डिग्री का रहता है। निम्नलिखित में से किस विधि में थ्री फेज सप्लाई एक और थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से भी जुड़ सकती है, वो कौन सी, इसमें इनमें से वो कौन सी विधि है, थ्री फेज की विधि है जिसके द्वारा हम सिंगल फेज को भी जोड़ सकते हैं। तो स्टार कनेक्शन को हम सिंगल फेज में जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगला सवाल है, थ्री फेज की आपूर्ति के किसी भी दो फेज के बीच फेज अंतर कितना होगा। अभी आपको बताया था 120 डिग्री का, सॉरी 120 डिग्री का। अगर ये दो फेज की बात करता है, दो फेजों के बीच 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसने बात किसकी करी है, थ्री फेज की। थ्री फेज में किसी दो बीच के एंगल की, मान लो ये स्टार कनेक्शन है, इनके ये दो फेज है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 120 डिग्री का अंतर है तीनों फेजों में। यानी कि आर और वाई में कितना हो गया, 120 डिग्री का, वाई और बी में कितना हो गया, 120 डिग्री का। उसी तरीके से आर और बी में भी 120 डिग्री का अंतर होता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चाहे ये स्टार की बात करें चाहे डेल्टा की बात करें, डेल्टा में भी जो है 120 डिग्री का ही अंतर होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, संतुलित लोड से जुड़े तीन फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट डैश होता है भाई। यानी कि जो संतुलित लोड है, लोड क्या है, बैलेंस है, तो तीन फेज वाले स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल में करंट कितना होता है, तो जीरो, कितना, शून्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब ये स्टार कनेक्शन होता है ना, स्टार कनेक्शन में अगर तीनों पर बराबर लोड है, 5 एम्पेयर का लोड इस पे है, 5 एम्पेयर का लोड इस पे है और 5 एम्पेयर का ही लोड इस पे है, तो जो बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, इसमें कितना होगा, जीरो। और जितना हो सके संतुलित ही लोड रहना चाहिए, न्यूट्रल में जो है करंट नहीं होना चाहिए।
अगला सवाल है, एक स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होती है। किसकी बात करें इसने? स्टार कनेक्शन की। सबसे पहले ना आपको सवाल में यही पढ़ना है कि वो स्टार की बात कर रहा है या डेल्टा की। इन दो चीज़ों का ही ध्यान रखना है, एक स्टार का ध्यान रखना है, एक डेल्टा का ध्यान रखना है। स्टार कनेक्शन में इसने बोला है लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, तो लाइन वोल्टेज जो है वो √3 ऑफ फेज वोल्टेज के बराबर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, √3 फेज वोल्टेज के बराबर रहती है। वो स्टार कनेक्शन में जो IL है वो IPH के बराबर होती है। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के बराबर रहता है। 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है? क्या कौन सा पूछा इन्होंने? 3 फेज वाला स्टार कनेक्शन, संतुलित स्टार कनेक्शन। तो देखो भाई, लाइन वोल्टता 3 फेज वोल्टता के बराबर होती है। अभी हमने यहाँ पर देखा VL इजिकल टू √3 फेज वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। अगला है लाइन धारा √3 फेज धारा के, नहीं, ये होता है उसके अंदर, डेल्टा के अंदर। किसके अंदर होता है? डेल्टा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी डेल्टा के लिए सही है। अगला है लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 व 3 दोनों सही है। डेल्टा की बात समझिए आप। डेल्टा के अंदर VL जो है VPH के बराबर रहती है, यानी कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर रहती है। और ये क्यों बराबर रहती है, ये बात मैंने ना आपको जो थ्योरी वाली क्लास है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई है कि VL और VPH बराबर क्यों रहती है, स्टार के अंदर लाइन करंट फेज करंट के बराबर क्यों रहती है, √3 फेज वोल्टेज क्यों रहती है। ये सारी बातें मैंने अपनी थ्योरी वाली क्लास में बताई हुई है। अगर आपको ये बातें समझनी है तो मेरी आप थ्योरी वाली क्लास जाकर देख लीजिए। ठीक है भाई, ये डेल्टा की बात बताई। और डेल्टा में ना IL किसके बराबर रहता है? √3 IPH के। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक संतुलित असंतुलित लोड स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा क्या होगी? किसकी बात करी इसने? असंतुलित की, यानी कि लोड जो है बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लोड है। तो अनबैलेंस लोड के उसमें कंडीशन में तो न्यूट्रल में करंट चला ही जाता है, जाएगा ही जाएगा भाई। तो तब क्या होता है? IN, यानी कि न्यूट्रल के अंदर करंट जाएगा तीनों का मिलकर, IR प्लस IY प्लस IB। ये कंडीशन बनेगी कब? असंतुलित लोड पर। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। IN इजिकल टू IR प्लस IY प्लस IB। अनबैलेंस लोड की कंडीशन पूछी है इसमें। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा क्या होती है? अभी आपको बताता, फेज धारा का √3 गुना। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा कितनी होती है? फेज धारा का √3 गुना होती है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है, यानी कि 3 फेज 4 तार के लिए कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? सेकेंडरी वितरण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी वितरण में। देखो भाई, कुछ बातें आपको समझाता हूँ। 3 चरणों से होकर बिजली आपके घरों में पहुँचती है। कैसे? सबसे पहले तो होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। उसके बाद फिर क्या होता है? ट्रांसमिशन। क्या होता है? ट्रांसमिशन। उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। इन 3 चरणों से होकर आपके घर में बिजली पहुंचती है भाई। कैसे? पहले जनरेशन होगी बिजली की, फिर उसकी ट्रांसमिशन होगी, यानी कि जो बड़ी संचरण लाइनें होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे 220 kV, 132 kV या फिर 400 kV। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में 2 हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी वितरण होता है, एक सेकेंडरी वितरण होता है। तो जो आपके घरों में जो लाइट पहुंच रही है ना, वो किससे लाइट पहुंच रही है आपके घरों में? आपके घरों में लाइट पहुंच रही है सेकेंडरी वितरण से, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से। प्राइमरी में कौन आता है? मान लीजिए ये पावर हाउस है, पावर हाउस से जो है 11 kV की तारें, 11 kV की लाइन निकलती है। मान लीजिए एक ये पोल है, इस पोल से जो है 11 kV की तार निकली है। तो इस पोल से कितनी लाइनें निकलेंगी, कितनी तारें निकलेंगी? 3 तारें, 1 2 और 3। ये 3 तारें जाएंगी, एक R फेस की होगी, एक Y फेस की होगी और एक B फेस की होगी। इसके अंदर न्यूट्रल नहीं होता है। तो न्यूट्रल कहाँ पर होता है? आपके घरों के पास जो है एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर से 4 तारें निकलती है। उसके ट्रांसफार्मर के अंदर 3 तारें आती है, 1 2 3, निकलती कितनी है? 4। चौथी जो है न्यूट्रल निकल कर बनती है। और न्यूट्रल कहाँ से बनती है? वो स्टार कनेक्शन से बनती है। इस
स्टार कनेक्शन से। जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, जो आपके घरों के पास ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा स्टार कनेक्शन में मिलेगी। किस में मिलेगी? हमेशा स्टार कनेक्शन में मिलेगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके घरों में कौन सी लाइट आई? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपके घरों में लाइट आई 3-4 तार वाली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आप सभी को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगला सवाल है, 3 फेज 4 तार सेवाओं के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम मित्र कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा जो ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा स्टार होता है भाई, डेल्टा स्टार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार का मतलब क्या है? कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो किस में होगी? डेल्टा में होगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो किस में होगी? स्टार में। तो ये जो है सबसे बेहतरीन ट्रांसफार्मर होता है 3 फेज 4 तार के लिए। किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश द्वारा दिया जाता है, यानी कि स्टार डेल्टा संयोजन है उसमें जो एनर्जी है, ऊर्जा होती है, उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो √3 VLIL cos फाई के द्वारा मापी जाती है। cos फाई यहाँ पर पावर फैक्टर को दर्शाता है। ठीक है भाई, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 3 फेज है इसलिए हमने यहाँ पर √3 लगा दिया। अगर सिंगल फेज में हम किसके दौरान करते हैं? VLIL cos फाई से करते हैं। VLIL उसमें लाइन की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल फेज में जो है एक न्यूट्रल और एक फेज होती है, वहाँ पर लाइन वोल्टेज होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट कह सकते हैं, एक मिनट, सिंगल फेज में हम डायरेक्ट कह सकते हैं VI cos फाई, VI cos फाई। और जो 3 फेज की बात होगी तो 3 फेज के लिए हम √3 लगा देते हैं, और VLIL यानी कि यहाँ पर लाइन करंट भी होता है और लाइन वोल्टेज भी होता है। तो यहाँ पर हम जो है पावर को किससे निकालते हैं? √3 VLIL cos फाई से। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 3 फेज वाले डैश लोड को मापने के लिए 2 वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि 3 फेज वाला जो है लोड हमें मापना है, तो 2 वाट मीटर का हमने उसके लिए इस्तेमाल कर लिया। तो 2 वाट मीटर विधि का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब लोड संतुलित होता है और असंतुलित, दोनों लोडों पर जो है हम 2 वाट मीटर का इस्तेमाल करके हम लोड की गणना कर सकते हैं। हमें लोड मापना है और लोड संतुलित, हमें नहीं पता लोड संतुलित है या असंतुलित है, तो हम 2 वाट मीटर विधि का इस्तेमाल करके दोनों तरीकों के लोड को माप सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो इसका आगे का बचा हुआ पार्ट है क्लास के आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। अगला सवाल है, 3 फेज वाले एक सिस्टम में शक्ति को मापने के लिए 2 वाट मीटर जोड़े जाते हैं। यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है तो 3 फेज वाले लोड का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो 3 फेज वाले शक्ति लोड का शक्ति गुणांक होगा भाई 0.5। ये 0.5 क्या क्यों होगा ये मैं क्लास के आखिरी में बताऊंगा आप सभी को। कब बताऊंगा? क्लास के आखिरी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिछला सवाल भी इसी से रिलेटेड था और ये सवाल भी इसी से रिलेटेड है। 2 वाट मीटर है, 1 वाट मीटर ने तो 0 रीडिंग दिखाई है और 1 वाट मीटर जो है रीडिंग दिखा रहा है, तो उसका मतलब है 0.5 पावर फैक्टर है। अगला सवाल है, यदि स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज धारा 100 एम्पेयर हो तो लाइन करंट क्या होगा? देखो भाई, मैंने आपको 2 बातें बताई है कि आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो स्टार की बात कर रहा है या डेल्टा की बात कर रहा है। स्टार की बात करेगा तो करंट के मामले में IL IPH के बराबर रहता है। IL किसके बराबर रहता है? लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर रहता है। कब? स्टार कनेक्शन में। वैसे स्टार की बात करी है, अगर फेज धारा 100 है तो लाइन धारा भी तो 100 ही होगी। जब दोनों बराबर है तो लाइन धारा और फेज धारा बराबर है, तो 100 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार कंडक्टर के लिए निम्न में से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? अभी सबसे पहले आपको वही बता था मैंने। इन्होंने बोला है सिंगल फेज के लिए। सवाल को देख कर हमें समझना पड़ेगा वो सिंगल फेज की कर रहा है या 3 फेज की बात कर रहा है। जब उसने एक फेज की बात कर दी, एक न्यूट्रल की बात कर दी और एक अर्थ की बात कर दी, तो वो सिंगल फेज की बात कर रहा है। तो क्या फेज हरा तार होता है? नहीं। फेज नीला तार होता है? नहीं। फेज लाल तार होता है? बिल्कुल। न्यूट्रल काला होता है और अर्थ हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है, स्टार कनेक्शन के लिए लाइन और फेज के मापदंडों के बीच संबंध किस रूप में होता है? स्टार कनेक्शन की बात करिए इन्होंने, तो स्टार कनेक्शन में IL IPH के बराबर होता है पहले ऑप्शन नंबर। तो ये बात तो सही कह रहा है। VL √3 फेज वोल्टेज, ये बात भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है डेल्टा में संयोजित लोड में लाइन धारा का तात्क्षणिक मान किन्हीं भी दो लाइनों में 2.5 एम्पेयर तथा -1.25 एम्पेयर है, उसी क्षण तीसरी लाइन में करंट कितना होगा? इसमें हमें लगाना पड़ेगा केसीएल का नियम, किरचॉफ करंट लॉ, सभी ने पढ़ा होगा किरचॉफ का करंट लॉ। तो उसके अंदर क्या होता है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान कितना होता है? शून्य होता है, योग शून्य होता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? केसीएल का नियम लगाना पड़ेगा। केसीएल का नियम हमें कहता है IR प्लस IY प्लस IB इजिकल टू कितना होता है? 0 होता है। केसीएल का नियम हमें यही कहता है आने वाली और जाने वाली करंट का जो योग होता है वो 0 होता है। तो IR का मान कितना दिया हुआ है? 2.5 प्लस IY का मान कितना दिया हुआ? -1.25, तो -1.25 प्लस IB इजिकल टू 0। हमें IB तो निकालना है, तीसरी लाइन पे निकालना है ना हमें, क्या हुआ? तो अब आगे देखते हैं। तो 2.5 जब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2.5 में से 1.25 जाएगा तो कितना बच जाएगा? वो बच जाएगा 1.25 प्लस IB इजिकल टू 0। अब ये 1.25 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, IB इजिकल टू -1.25, यानी कि तीसरी लाइन के अंदर कितना आ गया? -1.25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। क्या आ गया? तीसरी लाइन में कितना करंट आया? -1.25। कैसे निकाला है? केसीएल लॉ से निकाला है। IR इजिकल टू IY प्लस IB होता है इजिकल टू 0। इन बातों का आपको ध्यान रहना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है? 3 फेज AC सप्लाई का सामान्य कला अनुक्रम क्या है भाई? 3 फेज में RYB होता है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। RYB, ये सो हमारे मुंह जुबानी याद हो गया। RYB पहले रेड फेस होगा, फिर येलो फेस होगा, फिर ब्लू फेस होगा। तो RBY नहीं होगा, RYB होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, RYB। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है? उच्च वोल्टता 3 फेज संचरण के लिए मोटा न्यूट्रल तार प्रयुक्त होता है। न्यूट्रल तार नहीं होता भाई, संचरण यानी कि ट्रांसमिशन की बात करिए इसने, ट्रांसमिशन की बात करिए इसने। ट्रांसमिशन के अंदर न्यूट्रल तार नहीं होता। कब होता है न्यूट्रल का तार? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। तो पतला न्यूट्रल तार प्रयुक्त होता है, कोई न्यूट्रल तार प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई न्यूट्रल तार प्रयुक्त नहीं होता है इसके अंदर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? परस्पर 120 डिग्री पर विस्थापित त्रिकलीय कुंडलियां में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा भाई? 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री पर प्रतिस्थापित है। तो उसका मतलब है जो उनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह घूर्णीय प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसा? घूर्णीय प्रकार का, रोटेशन प्रकार का उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगला सवाल क्या कहता है? निम्न में से कौन सा समीकरण 3 फेज संतुलित स्टार जोड़ प्रणाली के लिए वैध है? अभी एक सवाल बताया था, IR प्लस IY प्लस IB इजिकल टू 0। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीनों फेसों पर आने वाला का जो अगर हम अदिश योग करेंगे तो 0 बनेगा उनका। अगला सवाल क्या है? किस 3 फेज सिस्टम में उदासीन नहीं होता है? तो डेल्टा के अंदर नहीं होता, स्टार के अंदर तो होता है न्यूट्रल पॉइंट, लेकिन डेल्टा के अंदर नहीं होता। जो पावर हाउस होते हैं ना, पावर हाउसों के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनके अंदर भी ना ज़्यादातर जो है सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है। तो अब आप सोचोगे कि वो जो अगर स्टार पॉइंट होता है, ये कोई ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी तो होगी डेल्टा में, जो सेकेंडरी है वो कर दिया हमने स्टार में। अगर हम स्टार में करेंगे तो जो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है भाई, अब बात कई बच्चों में कन्फ्यूजन होगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट तो निकालते होंगे, बिल्कुल निकालते हैं। तो उस पॉइंट से हम तार जो निकलती है उसको क्या करते हैं? तो उस पॉइंट से हम क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ताकि लोड जो है बैलेंस बना रहे। अगला सवाल है, एक 3 फेज स्टार से जुड़ा सिमेट्रिक लोड किसी संतुलित सप्लाई से P वाट पावर की खपत करता है। बिल्कुल भाई, एक 3 फेज स्टार है, स्टार से जुड़ा एक सिमेट्रिकल लोड है, वो संतुलित सप्लाई से P वाट की पावर खपत करता है। यदि यह लोड उसी सप्लाई से डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है तो पावर की खपत 3 गुना हो जाती है भाई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर 10 एम्पेयर की 10 वाट की पावर खपत कर रहा है, कोई सप्लाई है, कोई उससे लोड जुड़ा हुआ है, और वो लोड जो है स्टार में जुड़ा हुआ है,
वो 10 वाट की खपत कर रहा है, अगर हम उसे डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे तो वो 30 वाट की पावर की खपत करेगा। कितना गुना कर दिया इसने, 3 गुना पावर की खपत करता है कौन, डेल्टा कनेक्शन। तो उसने ये बोला है यदि यह लोड उसी सप्लाई से डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है तो पावर की खपत 3 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, 3 गुना। पहले 10 वाट हो रहा था, अब 30 वाट हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया। पहले स्टार में कनेक्ट था, अब डेल्टा में कनेक्ट हो गया। अगला सवाल क्या कहता है, एक तरी क्लास 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई का फेज से न्यूट्रल के बीच वोल्टेज कितना होगा। देखो भाई, ये जो 400 वोल्ट की बात करी है ना इसने, 400 वोल्ट वोल्ट की इसने वीएल की बात करी है, यानी कि लाइन वोल्टेज की बात करी है। अब ये फेज से न्यूट्रल के बीच की वोल्ट बात कर रहा है। फेज से न्यूट्रल का मतलब है वीपीएच, फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज मैंने आपको बताई थी 230 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 230 वोल्ट होती है। और जो ये इसने 400 वोल्ट बोला है, ये इसने लाइन वोल्टेज की बात करी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 230 वोल्ट। अगला सवाल है, स्टार में जुड़े हुए भार की प्रत्येक भुजा में 10 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है भाई, इसके समतुल्य डेल्टा में जुड़े हुए भार की प्रत्येक भुजा में प्रतिरोध कितना होगा, अभी आपको बताया था 3 गुना हो जाएगा। तो अगर स्टार के अंदर 10 है तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, क्योंकि अब इसने रेजिस्टेंस की बात करी है। मान लेते हैं पहले ये स्टार में जुड़ा हुआ है, स्टार के अंदर, सॉरी ऐसे नहीं बताते, ये रेजिस्टेंस है। हर एक भुजा में कितना है, 10 इसमें है, 10 इसमें और 10 इसमें है। और अब हमने बना दिया डेल्टा कनेक्शन। कैसा बना दिया, डेल्टा कनेक्शन। पहले इसमें 10 10 था, अब इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 30 30 30। हर एक फेज में, हर एक उसमें भुजा में कितना होगा, 30 30 ओम 30 ओम। इन बातों का आपका ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, उम्मीद आप सभी को ये सारे सवाल जो है समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं, क्योंकि और जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें जो है हम अगर इतने भी सवाल करते हैं तो इसमें से एक एक आधा सवाल इन्हीं सवालों से बन जाएगा एग्जाम के अंदर। तो एक जो टॉपिक बचा हुआ वाट मीटर वाला, वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि क्लास के लास्ट में बताऊंगा। देखो भाई, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें हम 2 वाट मीटरों की बात करेंगे, यानी कि 2 वाट मीटरों का इस्तेमाल किया गया है। एक W1 है और एक W2 है, 2 वाट मीटर का इस्तेमाल किया गया है। मान लेते हैं किसी सर्किट के अंदर ए पावर फैक्टर कितना है, 1 है, यानी कि कोस फाई का मान कितना है, कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इस बात का आपको पता है। तो इनके को फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, यानी कि करंट और वोल्टेज के अंदर कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। उस टाइम पे हमें पता है पावर फैक्टर 1 होता है। तो इस अवस्था में जो वाट मीटर है ना, वो किस तरह की रीडिंग पढ़ेंगे। इस अवस्था में दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान तथा धनात्मक होगा भाई। दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक कैसा होगा, समान होगा और धनात्मक होगा। देखो, दोनों जो है समान मान का पाठ्यांक करेंगे और दोनों का ही मान धनात्मक होगा, यानी कि दोनों का मान जो आपस में जुड़ जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में 0.5 से लेकर 1 के बीच में रहेगा और उसका पावर फैक्टर का मान। उस कंडीशन में जो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 से 59 डिग्री के बीच का रहता है। 0 से 59 डिग्री के बीच में एंगल रहेगा करंट और वोल्टेज का। उस कंडीशन में वाट मीटर कैसा पाठ्यांक करेंगे, दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक भिन्न होगा, अलग अलग होगा और धनात्मक होगा, और दोनों का आपस में जुड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में कितना पावर फैक्टर बनेगा, 0.5 से लेकर 1 के बीच में। और एंगल कितना होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, 0 से 59 के बीच में। और मान लेते हैं तीसरी कंडीशन क्या है, 0.5, यानी पावर फैक्टर का मान कितना है, 0.5 है। उस कंडीशन में जो फेस एंगल का मान होगा वो 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि जो कोस 60 का मान होता है ना, कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो 0.5 1/2 का मतलब कितना होगा, 0.5 होता है। तो 0.5 पावर फैक्टर होगा जब 60 डिग्री का एंगल होगा करंट और वोल्टेज के बीच में। इस अवस्था में जो है कैसा मीटर रीडिंग दिखाएगा, इस अवस्था में पहला वाट मीटर तो 0 रीडिंग दिखाएगा और दूसरा जो है पूरी रीडिंग दिखाएगा। एक वाट मीटर तो 0 रीडिंग दिखाएगा। मान लेते हैं W1 ने 0 रीडिंग दिखाई है, W1 प्लस W2 करेंगे तो W2 की रीडिंग मानी जाएगी, क्योंकि W1 तो 0 है, पहले ही 0 है W1 तो। ये होगी तीसरी कंडीशन की बात। अब बात करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन कब है, जब 0 से लेकर 0.5 के बीच में पावर फैक्टर का मान होगा।
और उस कंडीशन में जो एंगल होता है करंट और वोल्टेज का, वो 60 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में रहता है। किसके बीच में? 60 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में रहता है। इसमें जो एक वाट मीटर है वो नेगेटिव में वो दिखाएगा मान अपना, रीडिंग किस में दिखाएगा? नेगेटिव में। एक वाट मीटर की सुई पीछे की ओर जाएगी, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएगी। कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल के कनेक्शन बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि वाट मीटर के पाठ्यांक को दूसरे वाट मीटर के पाठ्यांक से घटाना पड़ेगा, यानी कि W1 का मान W2 से घटाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमें रीडिंग दिखाएगा ये, और उसमें जो पावर फैक्टर मान होगा 0 से 0.5 के बीच में रहेगा। और पांचवी कंडीशन, लास्ट कंडीशन हमें क्या कहती है? जब पावर फैक्टर 0 है। पावर फैक्टर 0 कब होगा? जब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो पावर फैक्टर 0 होता है। उस कंडीशन में वाट मीटर जो है एक अलग अलग देंगे, एक तो पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। मान तो दोनों के बराबर होंगे, दोनों वाट मीटर का जो रीडिंग है ना वो समान होगी। इसमें लिखा हुआ है इस अवस्था में दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान होगा, लेकिन विपरीत ध्रुवता का होगा, अलग अलग। एक पॉजिटिव में दिखाएगा और एक नेगेटिव में दिखाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो उसका मान कितना निकल कर आएगा? 0 निकल कर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पावर फैक्टर का मान 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव करके रख लो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है ना इतने ही सवाल करते हैं, और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं इनको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना इनकी। इतने सवाल जो है बहुत है, एक आधा सवाल इस चैप्टर से बन जाएगा। तो इन्हीं जो मैंने क्वेश्चन कराया है इन्हीं से बन सकता है। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।